नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। हमने यहां पर सीरीज़ शुरू करी थी आरबीएससी कक्षा 9 कंप्यूटर विषय के ऊपर, जिसके बहुत सारे चैप्टरों के हमने वीडियो बना लिए हैं पहले। उन्हें आप कंटिन्यू वॉच करें। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड टूल के बारे में जो अगली प्रीवियस क्लास थी, उसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पर आज नया आपके सामने अध्ययन के लिए पेश कर रहे हैं। और इसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बुलेट और नंबरिंग्स के बारे में एवं मेल मर्ज के बारे में विस्तृत चर्चा इस पार्ट के अंदर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मेल मर्ज और पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और मार्जिन वगैरह देखा था। आज हम आगे देख रहे हैं बुलेट तथा नंबरिंग। देखो, कोई लेटर अपन टाइप करते हैं तो ऐसी भी लेटर के अंदर आवश्यकता आन पड़ती है कि कई बार हमें क्रमबद्ध तरीके से कुछ नाम वगैरह लिखने होते हैं। तो पत्रों में बिंदुवार भी हमें कई बार पॉइंट्स दर्शाने होते हैं। तो इस सुविधा को हम उपयोग करना चाहते हैं तो वर्ड में इसके लिए बुलेट तथा नंबरों का एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसके द्वारा हम इसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमें कई पत्रों में बातें बिंदुवार लिखनी होती है या कई बातें सूची बनाकर लिखनी होती है। ये बिंदु हमेशा नई पंक्ति से प्रारंभ होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु से पूर्व उसका क्रमांक या विशेष चिन्ह लगे होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस इत्यादि ये क्रमबद्ध तरीके से हमने लिखे हैं। उपरोक्त लिखे उदाहरणों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूर्व लगा डॉट यानी बुलेट चिन्ह कहलाता है। 1, 2, 3 व 4 नंबर कहलाते हैं। यदि कोई सूची या बिंदु टाइप करने से पूर्व हम एक पॉइंट लिखते हैं तो वर्ड स्वतः ही अगले बिंदु पर अगली संख्या 2 लिख देता है। मतलब ये सारा कार्य ऑटोमेटिकली स्वतः ही निर्धारित हो जाता है। यदि हम एक की जगह अगर ए लिखेंगे तो वर्ड स्वतः ही बी, सी, डी, ई इत्यादि लिखना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार यदि हम कोई प्रथम बिंदु में कोई एब्स्ट्रैक्ट यानी स्टार अक्षर लिखते हैं तो वर्ड अगले अक्षर पर भी पूर्व भी एब्स्ट्रैक्ट अक्षर लिखेगा। इसे हम बुलेट कहते हैं। यानी चिन्ह और नंबर डालेंगे तो वो क्रमागत रूप से आगे बढ़ता जाएगा। अल्फ़ाबेट डालेंगे तो वो भी क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर हम कोई चिन्ह डालेंगे यानी उन्हें बुलेट कहते हैं तो वो स्वतः ही उसी बुलेट को आगे दर्शाता जाएगा। बुलेट या नंबर लिखी हुई सूची बनाना। यदि हम सूची बिना बुलेट या नंबर के टाइप कर चुके हैं तथा इनमें बुलेट या नंबर डालने हैं तो पूरी की पूरी सूची चयन कर लें। अब बुलेट डालने के लिए फॉर्मेट टूल बार पर स्थित बुलेट टूल पर क्लिक करें और यदि नंबर डालने हैं तो नंबर टूल पर क्लिक करें। वर्ड स्वतः ही प्रत्येक नए बिंदु यानी पैराग्राफ के शुरू में बुलेट या नंबर वह स्वतः ही डाल देता है। इस प्रकार सूची से पूर्व यदि प्रथम बिंदु में एक संख्या, दशमलव तथा खाली जगह टाइप करेंगे तो अगले बिंदु में स्वतः ही 2 पॉइंट और खाली जगह टाइप हो जाएगा। यदि अक्षर ए, दशमलव, स्पेस या अक्षर कोमा, दशमलव अथवा अंत में खाली जगह टाइप करें तो अगले बिंदु पर बी डॉट टाइप हो जाएगा। यदि आई टाइप करेंगे तो अगली जगह बिंदु रोमन में 2 यानी टाइप हो जाएंगे। यह आवश्यक नहीं कि बुलेट हमेशा एब्स्ट्रिक्ट से ही बने होंगे या नंबर में हमेशा दशमलव के बाद ही अक्षर खाली जगह होगी। हमें इन्हें आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। देखो, यहाँ पर बुलेट और नंबरों के प्रारूप बदलने की विधि दे रखी है। जैसे करना क्या होगा, फॉर्मेट मेन्यू में स्थित बुलेट और नंबरिंग विकल्प को आप चुन लो। फिर बुलेट टैब पर क्लिक करो और नंबरिंग बदलनी हो तो नंबर टैब पर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे इसमें दे रखा है, यहाँ पर अगर बुलेट नहीं रखता है तो नॉन ले लें और बुलेट रखना है तो ये ले लें। अब इसमें डिफरेंट टाइप के आपके सामने चित्र दे रखे हैं, तो आप चाहें जिनसे वैसे अक्षर यहाँ पर उपयोग में ले सकते हैं। और ये नंबरों का रूप दे रखा है। यहाँ पर नॉर्मल नंबर है, फिर कोष्टक के साथ हैं, फिर रोमन संख्या है, ABC कैपिटल लेटर हैं और स्मॉल लेटर हैं, नॉर्मल ABC है और रोमन में 1, 2, 3 लिखा हुआ। आप चाहें जिस रूप में इसे बदल सकते हैं या चयन कर सकते हैं। अंतिम में ओके का बटन दबाकर आप उसे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है बॉर्डर एवं शेडिंग। बॉर्डर किसी भी पैराग्राफ के चारों ओर सीमा रेखा खींचना बॉर्डर कहलाता है। शेडिंग
फाइल के किसी भी चयनित भाग अथवा पैराग्राफ के पेज का रंग यानी बैकग्राउंड को रंग देना शेडिंग कहलाता है। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर जैसे टू द एडिटर द दैनिक भास्कर जयपुर, तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर रखा है, बॉर्डर भी दे रखी है और शेड भी दे रखी है और नीचे वाला पैराग्राफ अपन ने खाली छोड़ दिया। यह वास्तव में क्या होता है कि नॉर्मल पेज होता है जो वास्तव में रंगहीन होता है और बॉर्डर और शेडिंग का उपयोग कर विशेष ध्यानाकर्षण करने के लिए हम किसी पैराग्राफ या एक से अधिक पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर खींचना या शेडिंग प्रदर्शित करने के लिए बॉर्डर टूल पर स्थित विभिन्न टूलों का प्रयोग कर सकते हैं और टूल बार का प्रदर्शित करने पर ये फॉर्मेट टूल बार पर स्थित बॉर्डर टूल पर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बॉर्डर बनाना, देखो ये बॉर्डर बनाने की पूरी विधि यहाँ पर समझाई गई है। यदि एक ही पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर बनानी है तो कर्सर को उस पैराग्राफ के अंदर लाएं और यदि एक से अधिक पैराग्राफ पर बॉर्डर बनानी है तो उन सभी पैराग्राफ को चयनित कर लें। यानी कि आपको 10-12 आपके पेज के अंदर पैराग्राफ्स हैं तो आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे एक पैराग्राफ को बनाना है तो आप जिस पैराग्राफ में बनाना है उसमें कर्सर ले आएँ, और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो पूरे के ऊपर बॉर्डर और शेड देना है तो आप पूरे को सेलेक्ट कर लें। अब बॉर्डर टूल बार स्थित विभिन्न टूल में से एक या एक से अधिक टूल पर माउस क्लिक करें, मतलब आप चाहें तो एक से बार या अधिक बार उस पर माउस क्लिक कर सकते हैं। बॉर्डर टूल बार पर स्थित विभिन्न टूल आपका उपयोग करेंगे, जैसे आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हो आप, यानी पैराग्राफ के चारों ओर सीमा खींचने के लिए, लेफ्ट बॉर्डर यानी पैराग्राफ के बाईं ओर, राइट दाईं ओर, टॉप बॉर्डर पैराग्राफ के ऊपर, बॉटम नीचे, इनसाइड। यह टूल केवल तभी क्रियान्वित होगा जब एक से अधिक पैराग्राफ चयनित हो। यह टूल से पैराग्राफ के मध्य रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग में आता है। और नो बॉर्डर, आप चाह रहे हैं कि भाई यार ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो आप नो बॉर्डर सेलेक्ट करके हटा भी सकते हैं। उपरोक्त टूल में से एक से अधिक टूल का प्रयोग भी एक पैराग्राफ पर कर सकते हैं। जैसे माना कि हमें पैराग्राफ के ऊपर व नीचे बॉर्डर बनानी है तो हम पैराग्राफ का चयन करके टॉप बॉर्डर व टूल बॉटम बॉर्डर दोनों टूलों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बॉर्डर बनाने वाली रेखा में परिवर्तन करना हो तो भी वह कर सकते हैं। साधारणतया बॉर्डर की रेखा पतली रखी होती है पर अन्य रेखाएं जैसे डॉटेड लाइन, मोटी लाइन, दोहरी लाइन रेखाओं में भी बॉर्डर बना सकते हैं। ये कस्टमाइज अपन बॉर्डर को कर सकते हैं, भाई इस प्रकार की हमारी बॉर्डर नज़र आनी चाहिए। फिर शेडिंग इस कमांड से अपन पैराग्राफ के बैकग्राउंड का रंग बदल सकते हैं। बैकग्राउंड का रंग उस रंग को कहेंगे जिसके ऊपर हमें अक्षर दिखाई देते हैं और अक्षर के नीचे का जो कलर होगा वो क्या कहलाएगा, बैकग्राउंड देगा। विधि, यदि केवल एक पैराग्राफ की शेडिंग बदलनी हो तो कर्सर को उसी पैराग्राफ के अंदर लाएं और एक से अधिक पैराग्राफ की शेडिंग बदलनी हो तो उन सभी पैराग्राफ को चयन करें। दूसरा पॉइंट होगा कि भाई शेडिंग टूल के बार की दाईं ओर तीर के निशान पर क्लिक करें और इसके प्रदर्शित होने वाली सूची में से एक विकल्प को चुन लें और चयन किए गए विकल्प के रंग को जैसा रंग आप चाह रहे हैं पैराग्राफ के बैकग्राउंड के का रंग हो जाएगा। यदि पैराग्राफ शेडिंग हटानी हो तो इस सूची का क्लियर विकल्प का चयन करके अपन हटा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल के जो हमारी क्लासें होगी उसके अंदर हम वर्ड 2007 के अंदर ये सारी चीज़ें आपको करके बताएंगे। आगे वाले हमारी वीडियोज़ पूरी देखते रहें आप, ताकि ये आपके प्रायोगिक भी संपन्न हो जाए। अब शब्द ढूंढना व अन्य किसी अन्य शब्द को बदलना है, यानी कि फाइंड करना और रिप्लेस करना। देखो वर्ड के अंदर अपन जैसे एक लेटर के अंदर बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे ये वर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने पूरे के पूरे वर्ड के अंदर और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो आप चाहें तो उसके अंदर फाइंड और रिप्लेस के ऑप्शन को आप चूज कर लें और फिर उसके अंदर फाइंड के अंदर जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो लिख दें और रिप्लेस के अंदर आप जो स्पेलिंग आप लिखना चाहते हैं वो लिख के आप एक साथ रिप्लेस कर दें, तो वो सारी की सारी रिप्लेस हो जाएगी। उसी के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इस वर्ड के अंदर ये वाला जो स्पेलिंग लिखा है वो कितनी बार लिखा है या कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप उसे चाह रहे हैं या बोल्ड करना चाह रहे हैं उस अक्षर को, तो भी आप उसे फाइंड करके ढूंढ सकते हैं और वहाँ जाकर बोल्ड भी कर सकते हैं। फाइल में सारणी यानी टेबल बनाना, वर्ड में एक मुख्य विशेषता यह भी है कि भाई उसमें फाइल के अंदर अपन चाहे तो टेबल बना सकते हैं, सारणी के रूप में या सारणी तैयार कर सकते हैं। सारणी के द्वारा हम शब्दों या अंकों की पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। कई बार सारणी के रूप में सूचना को प्रदर्शित करना ज़्यादा अच्छा रहता है। वर्ड में सारणी बनाने के बाद हमें संपादन यानी एडिटिंग भी आसानी से की जाती है। सारणी बनाते समय यह बताना आवश्यक है कि सारणी में कितनी पंक्तियां होगी, कितने स्तंभ यानी कितने कॉलम होंगे
और इन रोज और कॉलम की संख्या को बाद में कम या अधिक कर सकते हैं। विधि देखो, कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं सारणी बनाने के लिए जहां पर आप टेबल बनाना चाहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट टेबल टूल्स पर क्लिक करके वर्ड एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करेगा। इस सारणी के प्रारूप में ऊपरी व बाएं कोने पर माउस पॉइंटर ले जाकर अब माउस का बटन दबाते हुए दाएं व नीचे की ओर ड्रैग करें। वर्ड इस प्रारूप में चयन किए गए पंक्ति व स्तंभों की संख्या प्रदर्शित करेगा। यह आवश्यकता अनुसार पंक्तियां व स्तंभ की संख्या का चयन कर सकते हैं अपन, और माउस बटन को छोड़ दें। माउस बटन को छोड़ने के बाद कर्सर के स्थान पर बनाकर प्रदर्शित कर लेगा। जैसे आपको ये इंसर्ट टेबल दिखाई दे रही है, आप चाहते हैं कि भाई मुझे इधर से कॉलम लेने हैं और इधर से लेने हैं, तो भाई देखो इसने यहाँ पर जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो सेलेक्टेड टूल हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 कॉलम लिए हैं इसने, और 1 2 3 4 यानी कि 4 इसने रोज ली है। तो ये जैसे ही वो क्लिक करेगा तो 4 रो और 10 कॉलम की टेबल आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगी। अब उन टेबल के अंदर आप आंकड़े डाल सकते हैं और उन्हें एडिट भी कर सकते हैं। सारणी में आंकड़े डालने के लिए कर्सर को उस सेल पर लाएं जहां आंकड़े डालने हैं, और कर्सर को एक सेल से दूसरे पर ले जाने के लिए निम्न कुंजियों का प्रयोग अपन कर सकते हैं। जैसे टैब कुंजी, देखो इसमें टैब कुंजी का प्रयोग कर्सर को अगली सेल में ले जाने के लिए करते हैं। शिफ्ट टैब कर्सर को पूर्व वाली सेल में यानी कि रिटर्न वापस लाने के लिए करते हैं। अल्ट होम यानी पंक्ति को प्रथम सेल पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। अल्ट एंड यानी पंक्ति के अंतिम सेल पर कर्सर को ले जाने के लिए, और अल्ट पेज यानी कर्सर को स्तंभ के ऊपर वाले सेल पर ले जाने के लिए करते हैं। और पेज अप, अल्ट पेज अप और अल्ट पेज डाउन यानी कर्सर को स्तंभ के नीचे व सेल पर ले जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। माउस के द्वारा भी अपन कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। जिस सेल के आंकड़े डालने हो या संपादित करने हो, कर्सर को उस सेल पर लाया जा सकता है। सारणी में निम्न संपादित यानी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग प्रारूपीकरण अपन उसमें जो अपने अनुसार कर सकते हैं। सेल के आंकड़ों का चयन करने पर उसकी प्रतिलिपि करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, पंक्तियों की जगह कम ज़्यादा करना, सेल के आंकड़े के मध्य दाएं बाएं करना, फ़ॉन्ट का आकार बदलना। सारणी के अंदर ये सारी क्रियाएं हम सारणी के भाग को चयन करना पड़ेगा, और सारणी के किसी भी भाग को चयन करने के लिए हम माउस पॉइंटर को आरंभ से सेल पर लाकर माउस बटन दबाते हुए माउस को ड्रैग करें। आवश्यक भाग को चयन करने के बाद माउस बटन छोड़ दें, और यह कुंजी पटल शिफ्ट कुंजी को दबाए रखते हुए दिशा कुंजियों के प्रयोग से भी अपन सारणी को सेलों को चयन कर सकते हैं। अब चयनित बाद पर संपादन कर सकते हैं, और संपादन का कार्य उसी प्रकार होगा जिस प्रकार साधारण आप शब्दों को करते हैं। देखो सारणी के अंदर नॉर्मल बात यह है कि जो भी लिखा है अपन नॉर्मल पत्र के अंदर जिस प्रकार एडिटिंग करते हैं उसी प्रकार सारणी के अंदर भी आप एडिटिंग अपन कर सकते हैं। सारणी में से पंक्तियों व स्तंभ को आप डिलीट या हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। सारणी में यदि पंक्तियों के स्तंभ को हटाना हो तो हम पंक्ति या स्तंभों को हटा भी सकते हैं। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को हटाते हैं तो उस पंक्ति या स्तंभ में लिखे हुए अक्षर भी हट जाते हैं। यदि हम पंक्ति या स्तंभ के केवल अक्षरों को हटाना चाहते हैं तो इस विधि का उपयोग न करें। पंक्ति या स्तंभ को हटाना अलग अलग है तथा पंक्तियों या स्तंभ के अक्षरों को भी हटाना अलग है। अब विधि, कर्सर को उस सेल पर ले जाएं जिस सेल पर स्तंभ को हटाना है, पहला काम। दूसरा, टेबल मेन्यू में स्थित डिलीट सेल का विकल्प चयन करें, और ऐसा करने पर डिलीट सेल प्रयोग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। इसमें शिफ्ट कॉल डिलीट सेल डिलीट लेफ्ट कर सकते हैं। यदि पंक्ति को हटाना हो तो डिलीट इंटर रो, और स्तंभ को हटाना हो तो डिलीट इंटर कॉलम विकल्प का चयन कर अंत में ओके बटन दबाकर आप हटा सकते हैं। सेलों को एक साथ करना व टुकड़े करना। कई बार हमें ऐसी सारणी बनानी होती है जिसमें सभी पंक्तियां अथवा स्तंभ के सेल की संख्या समान नहीं होती। हो सकता है कि सारणी की पंक्ति में हम सारणी का नाम डालना चाहें, एक ही सेल में सेल बनी हो, या अंतिम पंक्ति में हम अन्य पंक्तियों का कम सेल चाहें, जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ये जैसे आपकी फर्स्ट रो के अंदर एक ही सेल बनी हुई है, उसके बाद बहुत सारी सेल बनी हुई है, फिर अंतिम की 2 पंक्तियों के अंदर अंतिम में एक ही सेल बनी हुई है। तो इस प्रक्रिया को अब हम
मर्ज करके सेलों को मर्जिंग करके कर सकते हैं। देखो सेलों को, जिन सेलों को मर्ज करना है उन सेलों का हम चयन कर सकते हैं और टेबल बॉर्डर स्थित मर्ज टूल का उपयोग करके अन्यथा टेबल मेन्यू में स्थित मर्ज सेल का विकल्प चयन करके हम उन्हें मर्ज कर सकते हैं। जिस सेल के भागों को बांटना है उसका चयन कर लें। टेबल मेन्यू में स्थित स्प्लिट सेल विकल्प का चयन करें या फिर टेबल बॉर्डर टूल पर स्थित स्प्लिट टूल का चयन कर सकते हैं। ऐसा करने पर वर्ड स्प्लिट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करेगा। इस बॉक्स में उपयुक्त पंक्ति व स्तंभों की संख्या टाइप कर बटन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वर्ड चयनित सेल को टाइप किए गए स्तंभ पंक्ति की संख्या में बांट देंगे। इस प्रकार चयनित सेल को भी 2 या 2 से अधिक सेल में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स में स्तंभ की संख्या व पंक्तियों की संख्या क्रमशः 2-2 टाइप कर ओके बटन दबाएं तो चयनित सेल को बांटकर 4 सेल बन जाएंगे। अब आता है मेल मर्ज प्रक्रिया। देखो मेल मर्ज के बारे में शॉर्ट रूप में हमने पहले जाना था और इसका विस्तृत रूप हम थोड़ा और देख लेते हैं। इसका वास्तव में हम प्रायोगिक भाग करेंगे तो ही मेल मर्ज की प्रक्रिया हम पूर्ण रूप से समझ पाएंगे, लेकिन एक बार हम थ्योरेटिकल यहाँ पर और देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सूचनाओं को व्यवस्थित करने का कार्य भी कर सकते हैं। वर्ड के नाम, पता आदि सूचनाएं डाल सकते हैं और इन किसी क्रम की व्यवस्थित कर भी सकते हैं। यहाँ तक कि सूचनाओं को अन्य फाइलों के साथ मिलाकर प्रिंट भी कर सकते हैं। इस प्रकार आंकड़ों के रूप में एकत्रित सूचनाओं को अन्य फाइलों के साथ मिलाना ही मेल मर्ज कहलाता है। माना हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं पत्र भेजना है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक शुभकामना पत्र के ऊपर उस विद्यार्थी का नाम व पता लिखा होना चाहिए जिसे हम पत्र भेजना चाह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के लिए हम 2 फाइलें बनाएंगे। पहली फाइल में हम वो सूचना लिखनी होगी जो पत्र में एक सी हो रहेगी, अर्थात सूचनाएं संदेश जो सभी विद्यार्थियों को एक साथ भेजना है। इसी फाइल को हम मुख्य फाइल कहेंगे और दूसरा फाइल जिसमें वो सूचनाएं रहेंगी जो हर पत्र में अलग अलग रहेगी, अर्थात प्रत्येक विद्यार्थी के नाम व पते इस फाइल को हम आंकड़ों में स्रोत यानी सोर्स फाइल कहेंगे। अब हम दोनों फाइल को एकत्रित कर प्रिंट करेंगे तो ये पत्र इस प्रकार प्रिंट होंगे कि मुख्य फाइल की सूचना सभी पत्रों में होगी तथा आंकड़ों के स्रोत यानी सोर्स फाइल में एकत्रित सूचनाएं में से एक विद्यार्थी का नाम व पते एक पत्र में और दूसरे विद्यार्थी का नाम व पता दूसरे पत्र में, इस प्रकार मर्ज करने के बाद पत्र अलग अलग विद्यार्थियों के नाम के पते के अनुसार होंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें मुख्य फाइल के आंकड़ों को स्रोत में डालना होगा। जैसे फाइल का निर्माण करना होगा, मुख्य फाइल व स्थान को नियत करना होगा और डाले जाएंगे दोनों फाइलों को एक साथ मर्ज करना होगा। ये मर्जिंग की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी दे रखी है। तो हम नेक्स्ट वाले भाग के अंदर इसका प्रायोगिक भाग देखेंगे जिसमें इस पूरे विकल्प को हम चयन करेंगे। एक बार हम यहाँ पर इसे शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। इस कार्य को संपन्न करने के लिए मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग भी कर सकते हैं या अपन इसे मैन्युअली भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मेल मर्ज का हेल्पिंग वर्क किस प्रकार से उपयोग होगा। इस डायलॉग बॉक्स जैसे ही आप मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे तो 3 खुलेंगे। तो इसमें एक तो होगा क्रिएट, दूसरा होगा गेट डेटा, तीसरा होगा मर्ज विथ डेटा डॉक्यूमेंट। ये तीनों विकल्प क्रमशः मुख्य फाइल बनाने और आंकड़ों को स्रोत फाइल व मर्ज फाइल में करने के लिए हैं। पहले मुख्य फाइल बना लें, फिर आंकड़ों के स्रोत फाइल का निर्माण कर लें। इस मुख्य फाइल में वह सूचना टाइप करें जो सभी पत्रों में एक होगी और दूसरी हमारे उदाहरण के अनुसार इस फाइल में शुभकामनाएं संदेश टाइप कर लें। आंकड़ों के स्रोत यानी डाटा सोर्स का निर्माण करने के लिए पुनः मेल मर्ज हेल्पर डायलॉग बॉक्स को खोलें और गेट डेटा विकल्प चयन करें। अब वर्ड द्वारा प्रदर्शित सूची में से क्रिएट डेटा सोर्स विकल्प का चयन करें। ऐसा करने पर वर्ड क्रिएट डेटा सोर्स के अनुसार जैसा डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करना है वैसा इस प्रकार सामने आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में बनाए फील्ड के नाम हैं और फील्ड हम सूचना के नाम को कहते हैं। जैसा आपने उदाहरण में फील्ड यानी नेम और एड्रेस बने हुए फील्ड के नामों में आवश्यकता अनुसार उन्हें हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। यदि किसी फील्ड का नाम हटाना हो तो उसका चयन करने के बाद रिमूव फील्ड बटन पर क्लिक करें
और उस बटन को आप हटा सकते हैं। किसी भी फील्ड का नाम 40 अक्षरों से बड़ा नहीं होना चाहिए। फील्ड के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। कोई विशेष अक्षर जैसे कोमा, स्लेश, डॉट, डैश, बैकस्लैश इत्यादि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर आप जो फील्ड रखना है उस फील्ड को की सूची में रखे शेष फील्डों को हटा दें। अपने उदाहरण के सभी फील्ड नामों को केवल शील्ड के फील्ड नाम एड्रेस पर ही डाल दें। अब इसमें आप इसे डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। जब आप उस फाइल को इंसर्ट मर्ज फील्ड का विकल्प चुनकर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार मुख्य फाइल जहां पर फील्ड डालने हो उन आंकड़ों फील्ड के डालने के फील्ड के दोनों तरफ यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन के चिन्ह होंगे। मेल मर्ज के बाद फाइल प्रिंट होगी तो जहां पर हम फील्ड के नाम डाल रहे हैं उन फील्ड का मान प्रिंट हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपका फील्ड का मान प्रिंट होगा, यानी कि नेम और एड्रेस और नीचे हैप्पी न्यू ईयर जो अपन संदेश देना चाह रहे हैं। तो यहाँ नेम और एड्रेस जो फील्ड के नाम आ रहे हैं उस जगह पर उन बच्चों के नाम स्वतः ही प्रिंट हो जाएंगे। और ये जो डियर और हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम राजेश लिखा हुआ है ये हर पत्र के अंदर सेम हो सकता है, या आप जिस नाम को चेंज करना चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। अब दोनों फाइल को हम चाहें तो मर्ज कर सकते हैं और ये देखो मर्ज करने के बाद इस प्रकार से ये तीनों ही फाइलें अलग हो जाएगी। जैसे यहाँ पर राहुल नाम आ गया और उसके बाद उसका एड्रेस आ गया। यहाँ पर जैसे अनुल ये नाम आप दिखाई नहीं दे रखा है, जैसे अपन कोई भी नाम हो सकता है, जैसा भी आप नाम यहाँ पर टाइप करेंगे उस प्रकार से ये तीनों अलग अलग पेज बन गए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास ज़्यादा शॉर्ट ही थी, बड़ी नहीं रखी गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो इसके थ्योरेटिकल पार्ट हैं एमएस ऑफिस के वो अगले चैप्टर के अंदर लेंगे, या नेक्स्ट क्लास हमारी अब 10th क्लास के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में और जानकारी लेंगे। इसके बाद हमारे पास और भी थ्योरेटिकल कंप्यूटर के जो चैप्टर बचे हैं उन्हें हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। इस पार्ट के अंदर सिर्फ पावर पॉइंट बचा है जो, लेकिन पावर पॉइंट हम इसका नहीं लेना चाह रहे हैं। हम एनसीईआरटी की बुक से पावर पॉइंट की क्लास का चयन करेंगे। इस क्लास के अंदर थोड़ा क्या है कि जो पुराना वर्जन है वर्ड का वो दर्शाया गया है, पुराना वर्जन ही पावर पॉइंट का दर्शाया गया है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई नए वर्जन अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं उनके ऊपर ये क्लास हमारी रखी जाए। तो हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर से पावर पॉइंट की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं